आज हमारे साथ है अनुराग जी जो लखनऊ से आए हैं। सर से हम जानेंगे सोलर सिस्टम की पूरी जानकारी और लखनऊ के लिए क्या जरूरी है, लखनऊ वासियों के लिए क्या जरूरी है। तो सर हमारे साथ हैं, सर डिटेल में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग कुमार सचान है और अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे सिस्टम क्या लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लखनऊ अभी तक गए नहीं है, तो सर से समझना चाहेंगे लखनऊ क्या है और लखनऊ को किस तरीके से आप देखते हैं। लखनऊ बेसिकली एक बहुत पुराना शहर है और यहाँ 400-500 साल पहले जो यहाँ के रूलर रहे हैं वो मुस्लिम रूलर रहे हैं और नवाब हैं यहाँ के, उनको बोला जाता था और ये इसी नाम से मशहूर भी है। इसको सिटी ऑफ नवाब बोलते हैं। ओके। और इन्होंने अपने समय के जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स यहाँ लखनऊ में बना रखे हैं, उसमें से जैसे कुछ है इमाम बाड़ा है। तो इमाम बाड़ा क्या बेसिकली इनका एक बिल्डिंग होता था जहाँ पे इनको इंक्रिमिनेशन होता था जो नवाब होते थे उन लोगों का। तो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, सारंजब इमाम बाड़ा, आसफी इमाम बाड़ा, बहुत सारे इमाम बाड़े हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ इन्होंने बहुत सारे बाग बगीचे बहुत लगवाए। अच्छा। सिटी के ग्रीनरी के लिए। ग्रीन सिटी है। हाँ, तो बहुत यहाँ हर कस्बे का हर 10 किलोमीटर में बाग मिलेगा। कैसर बाग, चार बाग, फूल बाग, आलम बाग। सर यदि लखनऊ हम आते हैं तो हमें घूमने का जगह कहाँ मिलेगा? घूमने की जगह आप सबसे पहले तो देखिए इमाम बाड़ा जाइए यहाँ पे, और वहां पे उस बड़ा इमाम बाड़ा जो है उसके अंदर एक भूल भुलैया है। भूल भुलैया मतलब यूं कि अगर आपको उसके अंदर छोड़ दिया जाए अकेले, अच्छा, तो ना आप अंदर जा पाएंगे ना वहां से बाहर आ पाएंगे। सर इसके लिए आप हैं। हाँ, अगर कोई गाइड ना हो तो उसमें क्या है, बहुत 2-2 फीट का दीवार है, उसके अंदर बहुत पतला सा गरियाला है। अच्छा। और उसमें से आवाज ऐसा है कि आप एक सिरे पे आवाज करिए, अगर माचिस की तीली भी जलाते हैं तो दूसरे 50 फुट दूर उस तीली का आवाज जाएगा कि आपने स्क्रैच किया है। अच्छा, ऐसा है, इतना साइलेंट है। अच्छा। और उसी के पास में एक रूमी गेट है। रूमी गेट का मतलब ऐसा है कि एक बार यहाँ लखनऊ में बहुत सारा अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया। तो क्या हुआ कि राजा ने कहा कि भाई जो नवाब थे यहाँ के कि कुछ ऐसा लोगों को फ्री में खाना देना ठीक नहीं है। अच्छा। तो इनको कुछ काम कराया जाए, उसके बदले में इनको कुछ पैसे दिए जाएंगे या अनाज दिया जाएगा। अच्छा। तो क्या होता था, दिन भर वो लोग काम करते थे और कोई बिल्डिंग खड़ी होती थी, रात में वो उस बिल्डिंग को वापस गिरा देते थे। अच्छा। ऐसा चला 2-3, जब तक सूखा रहा वो बिल्डिंग बनती थी, गिरा दी जाती थी, बनती थी। लोग दिन भर काम करते थे, रात में गिरा देते थे। अच्छा। और काम करने के बदले में उनको मेहनताने के रूप में खाना है, पैसा है, जो भी है वो देते रहते थे वो लोग। इस तरीके से वो रूमी गेट बना। अच्छा। और इसके अलावा एक रेजिडेंसी है, जो जब ब्रिटिश रूलर आए तो उन्होंने अपना जहाँ जो ब्रिटिश रेजिडेंट ने अपना जहाँ रेजिडेंस बनाया उसको रेजिडेंसी बोलते हैं। अच्छा। वो तो जब गदर हुआ 1857 का तो उसमें सब डिमोलिश हो गया, पर अभी भी उसी तरीके से उसको प्रिजर्व किया हुआ है एएसआई ने। अच्छा। एक तो वो है पुरानी बिल्डिंग में, प्लस इनकी जो है एक पिक्चर गैलरी है नवाबों की, जिसमें सारा जितने रूलर रहे हैं उन सब के बारे में उनकी बायोग्राफी वहां पे लिखा हुआ है, फोटोज लगा हुआ है। अच्छा, ये है मतलब ये इसका मतलब लखनऊ घूमने के लिए है। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। लेटेस्ट में तो कुकराइल एक ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्रोकोडाइल और कछुए का ब्रीडिंग सेंटर है। बात करते हैं लखनऊ, हम लोग सोलर एनर्जी में काम करते हैं तो हमें बिजली की डिमांड और वहाँ की अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। तो सर लखनऊ को आप किस तरीके से देखते हैं, कहां पर बिजली की डिमांड है ज्यादा और कहां पर पावर कट अभी भी हो रही है? लखनऊ में देखिए जितना जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया इन द सेंस कि लखनऊ का जो सेंटर पॉइंट है वहां से लगभग 40 किलोमीटर का रेडियस में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन गवर्नमेंट दे रही है वो सब आते हैं अर्बन एरिया में। जैसे उसका नाम आप बताना चाहेंगे, लखनऊ के वो कौन सा एरिया है? जैसे हो गया आपका इंदिरा नगर हो गया। अच्छा। विकास नगर हो गया, राजाजीपुरम हो गया, गोमती नगर हो गया। अच्छा। है ना, आलमबाग हो गया। ये ऐसे एरिया है जो नया डेवलपमेंट हुआ है और यहाँ पे लाइट का जो कनेक्शन है या जो कनेक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट 24 आवर है। दिन भर में हार्डली 10 से 15 मिनट का पावर कट होता है। अच्छा, ये हो गया लखनऊ का एक एरिया। दूसरे एरिया कौन कौन सा है? दूसरा एरिया जैसे ही हम ये 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर का रेडियस क्रॉस करते हैं, जो नगर निगम है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसकी रेंज से जब जैसे हम बाहर जाते हैं तो एक आउटर रिंग रोड अभी बन रहा है लखनऊ के चारों ओर, 110 किलोमीटर लंबा। अच्छा। उस रिंग रोड के 5-7 किलोमीटर इधर और 5-7 किलोमीटर उधर ऐसा एरिया है जहां पे अभी इलेक्ट्रिसिटी का रीच ही नहीं है।
या रीच है तो वो रूरल एरिया में आता है और वहाँ पावर कट बहुत है। जैसे कि हम देखें सर कि हर स्टेट, मतलब खासकर हम हर स्टेट के कस्टमर पार्टनर से बात होती है, जी। तो वो लखनऊ कैपिटल सिटी है यूपी का, जी, जी। तो वहाँ के 10-15 किलोमीटर 50 किलोमीटर हम दूर चले जाएं तो क्या वहाँ पर अभी कैसा कंडीशन है? वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन क्या है कि जो नया डेवलपमेंट जगह है वहां पे थोड़ा पावर कट भी ज्यादा है। और दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन जो कॉलोनियां वहां बनाई जा रही हैं या जो डेवलपमेंट हो रहा है वो प्राइवेट डेवलपर वहां गए, उन्होंने फार्मर से लैंड लिया, उसकी प्लॉटिंग करके बेच दिया। अब उसका डेवलपमेंट तो प्रॉपर हुआ नहीं, कोई अथॉरिटी है नहीं, तो वो क्या हुआ कि उन्होंने फार्मर से लैंड खरीदी और प्लॉटिंग किया, लोगों को बेच के चले गए। अब उसमें क्या है कि वहां इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपार्टमेंट के पास जब जाते हैं लोग कि साहब हमको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उनका बजट इतना ज्यादा होता है, बोल दिया कि साहब एक यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा तो उसके लिए आपको 25 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा आएगा। अच्छा, तो या तो सब लोग उसको कंट्रीब्यूट करें, नहीं तो क्या है फिर वो देखते हैं कि हमारे पास अदर सोर्सेज क्या है, तो देखते हैं कि सोलर पावर हम अगर अपने घर में लगा लेते हैं अच्छा, तो हमें उसका नीड नहीं है। तो सर उन सभी जो लखनऊ के 50 किलोमीटर के आसपास जो रेडियस है वो जगह कौन कौन सा है? वो जगह है जैसे समझिए कि अगर आप लखनऊ के ईस्ट में देखेंगे तो बाराबंकी हो गया, लखनऊ से बाराबंकी 20 किलोमीटर का दायरा है करीब करीब। और अगर आप नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो बक्सी का तालाब, इटौंजा, ये जगह है अच्छा, जहाँ पे बिल्कुल नया डेवलपमेंट हो रहा है। इवन बक्सी का तालाब में ही एयरफोर्स स्टेशन है, जो अंडरग्राउंड एयरफोर्स स्टेशन बना हुआ है, वो है। और दूसरा अगर आप इधर हरदोई साइड में जाएंगे तो काकोरी एक कस्बा है, काकोरी में जहाँ हमारे ये शहीद लोगों का वहाँ फांसी दिया गया था, अच्छा, ट्रेन कांड हुआ था काकोरी का, जहाँ डकैती हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, अच्छा, बोलते हैं उन लोगों को वहीं फांसी दिया गया था, काकोरी हो गया। और इधर अगर आप आगरा एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो माल एक कस्बा है, उसको बोलते हैं, मोहान एक कस्बा है, वहां है। और कानपुर रोड पे आ गए तो ऑलमोस्ट समझिए बंथरा है, वहां तक का जो एरिया है, बंथरा है, मोहान है, काकोरी है, बक्सी का तालाब है, बाराबंकी है और गोसाईगंज है, मोहनलालगंज है। अच्छा। ये एरिया है जो आउटर एरिया है, आउटर रिंग रोड के आसपास बसे हुए हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का अभी हम लोग बहुत ज्यादा सोलर पावर के थ्रू वहां पे जाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। तो यहाँ पर हमें दो चीज अभी तक समझ में आया कि लखनऊ दो पार्ट में बटा हुआ है। नंबर 1 ऐसा एरिया जहां पर लाइट जाती ही नहीं है, और ऐसा एरिया जहां पर अभी भी पावर कट की प्रॉब्लम है, कैसे काम चला रहे हैं सर से अभी और जानेंगे। तो सर इसको दो चीज में हमें बताइए, वैसा एरिया जहां पर अभी बिजली जाती नहीं है, जो मेट्रो सिटी है जी, उनके बारे में कुछ बताइए कि वो सोलर सिस्टम और सोलर पावर पर क्यों आए और कैसे आए। ऐसे जगह के लिए हम लोग जो रिकमेंड करते हैं उसको बोलते हैं ऑन ग्रिड है, ऑन ग्रिड सोलर पावर जेनरेटिंग सिस्टम है। वहां पे क्या है, बेसिकली वहां लाइट है, लेकिन क्या है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल को हम रिड्यूस कर सकते हैं सोलर पावर यूज करके। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक सुविधा दिया हुआ है कि नेट मीटरिंग का। वहां जो भी नेट मीटर के थ्रू जब सोलर पावर का सिस्टम हम लगाते हैं और नेट मीटरिंग अपने घर में करा लेते हैं, तो क्या होता है कि जो भी सोलर पावर हम जनरेट कर रहे हैं, डे टाइम में हमारा सारा लोड उस सोलर पावर से चलता है, और जो एक्सेस पावर है वो ग्रिड में चली जाती है, मतलब गवर्नमेंट के पास चली जाती है। ओके। और शाम के समय आफ्टर सनसेट हमारे पास अब सोलर पावर खत्म हो गया, देन हम सनसेट से लेके सनराइज के बीच में जो भी सोलर पावर यूज कर रहे हैं, वो यूनिट हमारी उसमें से एडजस्ट हो जाएगी, जो हमने दिन में एक्सेस गवर्नमेंट को दे दी है। ओके, हाँ। मतलब मींस कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, हाँ। राइट सर जी। अब दूसरे जो कंज्यूमर है जहां पर अभी भी पावर कट की दिक्कत है, जी। उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि जो भी हम लोग ये सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं, मतलब जो भी पावर हम सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिन में तो हमारा लोड चलेगा वो, ठीक है, और जो एक्सेस पावर होगी उसको हम बैटरी में स्टोर कर लेंगे। ओके, जैसे वहां हम गवर्नमेंट को दे रहे थे, यहाँ हम बैटरी में स्टोर कर लेंगे। ठीक है। और शाम के समय जब सूर्यास्त हुआ, उसके बाद उस बैटरी से हमारा जो घर का मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हम उससे फुलफिल कर लेंगे। मींस की ऑफ ग्रिड बैटरी वाला सोलर सिस्टम। जी। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्लियर है
कि ऑन ग्रिड कहाँ लगेगा और ऑफ ग्रिड कहाँ लगेगा, लेकिन अब इसका सीधा आपके माइंड में आ रहा होगा कि बजट कितना लगेगा। तो जो सर बजट के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? तो ऑन ग्रिड सिस्टम में 60,000 रुपए से 80,000 रुपए के बीच में खर्चा आएगा पर किलोवाट का, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा टेक्नोलॉजी का पैनल यूज कर रहे हैं, कौन सा इन्वर्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है। और अगर ऑफ ग्रिड में जाएंगे तो लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा लगभग 1 किलोवाट में, जिसमें बैटरी भी है, इन्वर्टर भी है, पैनल भी है, स्ट्रक्चर भी है, वायर्स हैं, कनेक्टर हैं, कंप्लीट विद इंस्टॉलेशन के साथ। ऐसा। ओके सर, हमें ये बताइए कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यदि हम ऑन ग्रिड लेते हैं तो 60 से 80,000 रुपए पर किलोवाट, और ऑफ ग्रिड लेते हैं तो 1 लाख, क्या इस पर EMI या इंस्टॉलमेंट में भी लगवा सकते हैं? हाँ, ये इसमें इंस्टॉलमेंट का सुविधा है, हम लोगों का बैंक से टाई अप है। तो उसमें क्या है कि हमको आपका कुछ डिटेल्स चाहिए या हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेटेस्ट बैंक का स्टेटमेंट और आपका एड्रेस प्रूफ और ITR ये चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट आप या तो स्वयं अपलोड कर दें या हमको प्रोवाइड करा दें। उसके बाद क्या होता है, इस बेस पे बैंक आपका एक क्रेडिट लिमिट डिसाइड करता है, ठीक है, कि आपका इतना क्रेडिट हम आपको कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप उससे एग्रीड होते हैं देन अपना आप टेन्योर चुन लीजिए कि 3 महीने का है या 6 महीने का है या 9 महीने का है या 12 महीने का है, जो भी आपको कंफर्टेबल होता हो जिस पीरियड के साथ में, वो आप चूज कर ले, उसको एक्टिवेट कर लीजिए, आपका क्रेडिट लिमिट हो जाएगा। वहां से हम लोग वो बैंक पेमेंट कर देगा और आप अपना इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करते रहिए। मींस कि सोलर सिस्टम जैसे अपना गाड़ी, घर ये सब खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट पर, सोलर सिस्टम को भी इंस्टॉलमेंट पर खरीदा जा सकता है। और आपको हम बता दें, मंथली 5 से 7,000 रुपया EMI पर आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। सो अब इसके बाद हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम खरीद लिए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है? इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग ये करते हैं कि आप जब ये चीजें पहले डिसाइड हो जाए कि हमको क्या लगाना है, तो इंस्टॉलेशन में जो भी कंपोनेंट है वो हम आपको बताते हैं कि इसमें ये इक्विपमेंट लगेगा और ये उनके कॉस्ट है। और वंस आप पेमेंट करते हैं तो विद इन 3 डेज में हम लोग आपके यहाँ सिस्टम ऑन ग्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कराते हैं। कंप्लीट कराने के बाद उसका जब कमीशनिंग होगा तो आपको दिखेगा कि ये सिस्टम क्या काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही है, बस 2-3 दिन के अंदर सिस्टम लग जाता है। इसमें सिस्टम प्रोडक्ट डिलीवरी के बाद सिस्टम इंस्टॉलेशन हो जाता है। उसके पहले हम एक चीज बताते हैं, ऑन ग्रिड में एक जो सबसे क्रिटिकल होता है वो है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग सर बहुत सारे 2-3 साइट नेट मीटरिंग के प्रोसीजर हर स्टेट, हर डिस्कॉम की अलग अलग होती है। सर लखनऊ के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एक नेट मीटरिंग कैसे इंस्टॉल होता है। तो सर कैसे होता है? लखनऊ में नेट मीटरिंग का प्रोसीजर ये है कि जब जैसे हम लोग हैं तो क्या करते हैं कि जो भी होम ओनर है वो अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड, ओके, ये 3 आइटम, इसके अलावा एक 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और उस होम ओनर के बीच में होता है। ठीक है। तो सिर्फ वो 100 रुपए का एग्रीमेंट ले लेंगे कहीं वेंडर से स्टाम्प पे, उसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट उस पर प्रिंट हो जाएगा, प्लस आपका ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये तीनों लेके नियरेस्ट पावर हाउस में जाके आपको उसका सबमिट करना है। ठीक है। पावर हाउस इन द सेंस कि जो एक्सीएन का ऑफिस है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो ऑफिस होता है, वहां आपको जाके ये सबमिट करना है। देन थोड़ा सा उसको आपको परस्यू करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस से, वो आपकी जो फाइल है। तो नेट मीटरिंग के लिए जब सिस्टम घर पे लग जाएगा, सिस्टम का एक फोटो होगा, उसमें जो पैनल यूज किए गए हैं उसका डेटा शीट होगा, इन्वर्टर जो यूज किया गया है उसका एक डेटा शीट होगा, स्पेसिफिकेशन जिसमें होता है। ये तीनों चीज के साथ एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल, प्लस एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट होगा जो आपके और डिपार्टमेंट के बीच में बनेगा, मतलब जो लैंड ओनर है और प्लस डिपार्टमेंट। ठीक है। वो क्या फॉर्मेट है वहां से मिल जाता है डिपार्टमेंट से, वो आप उस पर प्रिंट करा लेंगे। ठीक है। ये चीजें लेकर के आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में एप्लीकेशन अपना दे दीजिए, वहां रिसीव करा दीजिए। नेक्स्ट डे वो एप्लीकेशन वहां से जो नियरेस्ट पावर हाउस है वहां के जेई के पास, एसडीओ के पास जाता है, और एसडीओ आपकी उस रिक्वेस्ट को फिर जेई के पास फॉरवर्ड करते हैं।
जेई के एंड पे फिर वो एक लाइनमैन है जो आपके घर पे जाएगा, वो इस बात को वेरीफाई करेगा कि आपका जितना लोड सैंक्शन है उतना ही आपने सिस्टम लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक है। सिस्टम प्रॉपर लग गया है कि नहीं लग गया है, उसका कनेक्शन है, अर्थिंग है, सारा कुछ वो चेक करेगा। उसको एसआईआर बोलते हैं, साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ओके। तो वो एसआईआर लाइनमैन जो है वेरीफाई करने के बाद एसआईआर दे देगा, सबमिट करेगा जेई के पास। ठीक है। और जेई से फिर वो फाइल एसडीओ के पास होती हुई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में पहुंच जाएगी। ठीक है। उनके पास जब जाता है वो रिपोर्ट, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है उसको परमिट कर देता है कि इनका सारा ये जो सिस्टम है वो ठीक लगा हुआ है। ओके। और हमारे पास रिपोर्ट आ गया है वहां से, वो फिर जो नेट मीटर है उसकी कॉस्ट आपको वहां डिपॉजिट करनी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में। ओके। अब अगर आपका कनेक्शन सिंगल फेज है और अप टू 5 किलोवाट है, तो जो भी वहां पे चार्जेस हैं उनके वो आपको पे करने हैं, उसका रिसीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। वो रिसीट लेने के बाद जो उनका मीटर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, एक लेटर वो वहां से इशू करेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। वो लेटर लेकर के उस मीटर डिपार्टमेंट में आपको जाना है और वो जाके वहां जो जेई साहब बैठे हुए हैं उनको वो लेटर रिसीव करा देना है। उसमें वो लिखा हुआ ऑर्डर है उनके नाम कि इनके यहाँ नेट मीटर इंस्टॉल कराया जाए। समझ गए। और जो एग्जिस्टिंग मीटर है उसको रिप्लेस किया जाए। ठीक है। तो जेई वहां से फिर आपका जो एप्लीकेशन गया है वहां से वो लाइनमैन को भेजेंगे और वो लाइनमैन आपके यहाँ जाएगा, एग्जिस्टिंग जो मीटर लगा है उसको रिप्लेस करके नया वहां पे नेट मीटर इंस्टॉल कर देंगे। और ये सारा प्रोसेस लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का पूरा समय लगता है पूरे प्रोसेस होने में। थोड़ा परसू कर लेंगे तो वो विद इन वीक ये सब हो सकता है। सर, ये जो भी प्रोसेस हमें अभी बताए हैं, ये क्या कस्टमर खुद करते हैं या सोलर आप लगाते हैं तो आप करवा के देते हैं? ये जो प्रोसेस है ये कस्टमर के ही एंड पे होता है। हम लोग उनको हेल्प कर देते हैं इस बात में कि आप जो एग्रीमेंट लेना है, कैसे उसको बनना है, आपकी जो फाइल मतलब प्रिपेयर होगी, उस फाइल को प्रिपेयर करके हम आपको दे देंगे। ठीक है। मतलब उसमें क्या होगा, स्टाम्प पेपर होगा, उसमें जो भी उसका लिखा जाना है एग्रीमेंट का लैंग्वेज भाषा, वो सब मिल जाएगा। प्लस आपका जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये लग गया। हम लोग आपको अपनी तरफ से जो इन्वर्टर यूज कर रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन, उसकी डाटा शीट, प्लस जो पैनल हमने यूज किया है उसका स्पेसिफिकेशन, उसके डाटा शीट, ये चीज लग जाएगा। और सिस्टम कैसे लगाया गया है उसका सिंगल लाइन डायग्राम होता है, कहां से हमने कनेक्शन किया, पैनल से इन्वर्टर में आया, इन्वर्टर से हमारा ग्रिड में गया, उसका कनेक्शन कैसे किया गया है, ये उसकी शीट पीछे एक लग जाती है। ये पूरी फाइल प्रिपेयर करके हम कस्टमर को देते हैं, वो फिर जाके उसको सबमिट कर देगा और बाकी काम तो डिपार्टमेंट का, हम लोगों का उसमें कोई रोल है नहीं। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे सबसे पहले तो डिस्कॉम, कई लोग ये जानना चाहते होंगे, डिस्कॉम बहुत सारे सोलर का काम डिस्कॉम को दे दिया गया है जी। तो लखनऊ में या उत्तर प्रदेश की डिस्कॉम की बात करें तो कौन है और उसका ऑनलाइन कोई वेबसाइट है? उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये तो इसका मेन है। इन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है पूरे यूपी में। ठीक है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, ऐसे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम। तो जो लखनऊ है वो आता है मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के यहाँ, MVVNL बोलते हैं उसको। ठीक है। तो जब भी स्टाम्प पेपर हम परचेज करेंगे तो वहां भी वो पूछता है फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी है, तो सेकंड पार्टी में क्या बोलेंगे, MVVNL लिखा देंगे वहां पे, उसी के नाम से वो बनेगा। और यही डिपार्टमेंट, मीटर लगाने का काम डिपार्टमेंट का है, क्योंकि उसमें प्रॉपर सीलिंग होना है और वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ही वो काम कर सकते हैं, वो कोई प्राइवेट वेंडर कर नहीं सकता। अच्छा, इसके पहले सर एक चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि नेट मीटर की अप्रूवल सोलर लगाने के बाद लेना पड़ता है या सोलर लगाने से पहले लेना पड़ता है? नहीं, सोलर लगाने जो नियमता है वो सोलर लगाने के बाद ही होगा। अच्छा, नेट मीटर क्योंकि अप्रूवल उसका तब होगा जब आप अपने घर पे सिस्टम इंस्टॉल करा लेंगे। सिस्टम इंस्टॉलेशन का इंस्पेक्शन रिपोर्ट वहां जाएगा तभी तो नेट मीटर का आपको सैंक्शन होगा। उससे पहले कैसे सैंक्शन होगा? अच्छा, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सोलर लगा के नेट मीटर अप्रूवल ले सकते हैं। पहले का कुछ गाइडलाइन है सर कि पहले हमें क्या लगाना है, पूरी जानकारी कई लोग नहीं जानते होंगे कि हमें सोलर सिस्टम लगाना है तो इसकी गाइडलाइन क्या है, यदि कोई मिस्टेक कर दिए। सोलर सिस्टम गाइडलाइन ये है कि आपको सोलर सिस्टम उतना ही लगाना है जितना आपका लोड सैंक्शन है। अच्छा, पहला ये फोकस रखना। सबसे पहला ये चीज है कि जितना भी आपका लोड सैंक्शन है, मान लीजिए आपका लोड सैंक्शन है 3 किलोवाट का, तो उसमें अप टू 3 किलोवाट तक का ही आप ऊपर सिस्टम लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे कम लगा सकते हैं पर उससे एक्सीड नहीं कर सकते। अच्छा, ये सबसे फर्स्ट
पॉइंट माइंड में रखना है। बिल्कुल। ठीक है, हाँ ठीक है सर। एक चीज बताइए, सोलर सिस्टम की वारंटी, सर्विस और मेंटेनेंस, ये पूरा मामला क्या है पूरा चीज का? सोलर सिस्टम में जैसे जो इंस्टॉलेशन है वो तो जो वेंडर है या जैसे हम लोग हैं, पूरा सिस्टम वहां हम लोग लगाएंगे। उसमें सिस्टम के अगर पावर जनरेशन में कोई प्रॉब्लम है या पैनल का जनरेशन में कोई वारंटी का कोई क्लास बनता है, तो जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये सारा हमारे इन पे है। अगर नेट मीटर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम तो उसको डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। अब उसमें प्रॉब्लम जैसे जनरेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए पैनल के ऊपर आपने क्लीनिंग नहीं किया, 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने आप पैनल को देखने नहीं गए, ओके, बहुत सारा डस्ट उसके ऊपर आ गया, एटमॉस्फेयर का डस्ट तो रहता ही है, तो उससे क्या है, उसका प्रोडक्शन बाधित होता है, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, प्रॉपर अगर क्लीनिंग होता रहा, उसको हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग के थ्रू आपका जो जनरेशन है वो मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। दूसरा बात, और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर हम लोग क्योंकि जीआई का दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसमें कोरोजन का प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो दूसरा समस्या ये आता है कि जो आपका नेट मीटर लगा हुआ है उसके पार्ट में प्रॉब्लम क्या आएगा कि बहुत ज्यादा कोई हाई सर्ज क्रिएट हो गया सोलर पैनल की साइड से या ग्रिड की साइड से। अगर ग्रिड की साइड से भी हायर वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, जो नेट मीटर है वो बर्न हो जाएगा या वो काम नहीं करेगा। तो उस स्थिति में क्या है कि हम लोग डिपार्टमेंट में कंप्लेंट लिखाएंगे, मतलब जो होम ओनर है, जो MVNL है, उसने एक डेडिकेटेड नंबर इशू किया हुआ है, 1912 करके है। इसको जब आप कॉल करेंगे अपनी कंप्लेंट वहां लिखाएंगे कि साहब हमारे यहाँ नेट मीटर लगा हुआ था और इस डेट को लगा और अभी ये काम नहीं कर रहा है, तो देन वो डिपार्टमेंट से लाइनमैन आएगा, वो चेक करेगा कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उनके यहाँ भी जब हायर वोल्टेज आया और उसकी वजह से मीटर जला तो वो रिकॉर्ड तो उनके पास भी होता है, तो वो आएंगे देखेंगे आपका मीटर हमारा काम नहीं कर रहा है, फॉल्टी है, तो वो मीटर आ जाएंगे और वो एग्जिस्टिंग जो मीटर लगा है उसको रिप्लेस कर देंगे आपका। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन हम और जानना चाहेंगे कि कई जगह नेट मीटर चेंज करने के बाद कस्टमर को बिजली बिल आना बंद हो गया है, कहीं ऐसा लखनऊ में भी है? नहीं, और किस टाइप की सिचुएशन में ये होता है? बिजली का बिल बंद होने का मसला नहीं है। बिजली का बिल ये हो सकता है कि नेट मीटर जब भी चेंज होता है तो क्या होता है कि जो नेट मीटरिंग का उनका एक सॉफ्टवेयर है बिलिंग का, उस सॉफ्टवेयर में सारा प्रोसेस होने के बाद जो एक्सपोर्ट की फैसिलिटी है वो एक्टिवेट करनी पड़ती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस से। अच्छा, अगर आपने नेट मीटर पूरा लगवा लिया, हाँ, सारा कुछ प्रोसीजर करते हुए नेट मीटर आपके यहाँ लग गया, हाँ, फिर भी आप देख रहे हैं कि आपका बिजली का बिल कम ही नहीं हो रहा है, जितना पहले आ रहा था बल्कि उससे ज्यादा आने लगा, उसका रीजन ये है कि नेट मीटर में 2 फैसिलिटी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की। तो जो बिजली आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको एज ए इंपोर्ट काउंट करता है वो, लेकिन एक्सपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो वहां से एक्टिवेट नहीं हुआ। तो क्या होता है, जो भी आपका जनरेशन है वो भी इंपोर्ट में काउंट हो रहा है। ओके, और इस वजह से बिजली का बिल, अभी मान लीजिए आपका बिल आ रहा है 500 यूनिट का और आपने एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लिया, 3 किलोवाट के सिस्टम ने हर महीने करीब करीब 500 यूनिट जनरेट किया और वो वहां से एक्सपोर्ट की फैसिलिटी अगर एक्टिवेट नहीं हुई तो आपका बिल जो एग्जिस्टिंग 500 यूनिट का आ रहा था वो 1000 यूनिट का आने लगेगा। अच्छा, तो इसके लिए आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में जाना है, अपने यहाँ जो मीटर इंस्टॉल हुआ है उसका एक रिपोर्ट मिलता है, वो रिपोर्ट लेके वहां जाइए, उनको बताइए कि भाई सिस्टम हमारा लगा है लेकिन एक्सपोर्ट काउंट नहीं कर रहा है। देन वो वहां पे फ्लैग उसको लगा देंगे कि इनका साहब एक्सपोर्ट इसमें काउंट किया जाए और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है फिर वो कम होके एडजस्ट होने लगेगा जो भी यूनिट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके सर, ये सारे इंफॉर्मेशन नेट मीटर के ऊपर है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो जानना चाहते हैं सोलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट लगाएंगे, यदि हम खरीदते हैं तो क्या क्या कंपोनेंट लगता है? अब सोलर सिस्टम में हमारा एक पैनल लग रहा है, पैनल के पीछे, पैनल जैसा जान रहे हैं कि पैनल डीसी पावर जनरेट करता है, तो पैनल को अब ग्रिड के साथ हमको पैनल से वो पावर चाहिए जो ग्रिड के साथ कंपीट करे। ग्रिड हमको मिलता है 220 वोल्ट या 230 वोल्ट या 240 वोल्ट एसी पावर मिलता है,
तो पैनल से भी हमको 240 वोल्ट एसी पावर ही चाहिए, तभी वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होकर के आपका लोड चलाएगा। ठीक है। तो पैनल से डीसी पावर हमको मिलता है, तो हमको उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक इन्वर्टर चाहिए। तो हम लोग एक इन्वर्टर यूज करते हैं। अब इन्वर्टर, उसमें माइक्रो इन्वर्टर भी आ रहा है, स्ट्रिंग इन्वर्टर भी आ रहा है, अलग अलग टाइप का है। ठीक है। तो एक पैनल हो गया, एक हमारा इन्वर्टर हो गया। पैनल से इन्वर्टर तक पहुंचने के लिए हमको डीसी वायर चाहिए। अगर डीसी इन्वर्टर, अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो, और एसी इन्वर्टर यूज कर रहे हैं माइक्रो इन्वर्टर, देन हमको एसी वायर चाहिए। डीसी वायर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पैनल के पीछे लगने से वहीं पे ही डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है। तो एक कंपोनेंट हुआ पैनल, दूसरा हो गया इन्वर्टर, तीसरा हो गया डीसी वायर। उसका बाद जो कनेक्शन के लिए है MC4 कनेक्टर होते हैं। ओके। क्योंकि ये सब ओपन एरिया में यूज रहना है, तो कनेक्शन ऐसा हो कि जिसमें वाटर का इंफ्यूजन ना हो, से मतलब डैमेज ना हो। हाँ, वाटर से डैमेज ना हो। वो तो वाटर प्रूफ एक आता है जो MC4 कनेक्टर बोलते हैं, उसके थ्रू कनेक्शन होता है। ठीक है। प्लस जो पैनल को माउंट करने के लिए स्ट्रक्चर होता है, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन का हम लोग यूज करते हैं, ताकि कोरोजन वगैरह ना हो, क्योंकि 25 साल 30 साल के लिए सिस्टम लगाया जा रहा है, तो वो यूज होता है। ये सारे कंपोनेंट हैं इसके। सोलर इंस्टॉलेशन में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी रहता है, हाउस वायरिंग। हाँ, जो हाउस वायरिंग सोलर कंपनी के पास उतना फैसिलिटी नहीं रहता है। हाउस वायरिंग कितना इंपॉर्टेंट है सर? हाउस वायरिंग का कोई ऐसा बहुत ज्यादा इससे संपर्क नहीं है। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो जो भी एग्जिस्टिंग हाउस वायरिंग हो रखा है, जो भी लोड उनका जैसे भी चल रहा है, एज इट इज चलता रहेगा। इससे उसका कोई विशेष लेना देना नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ हमको क्या कर रहे हैं, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो रिड्यूस हो रहा है। हमको आपके वायरिंग से या लोड से कुछ ज्यादा विशेष लेना देना नहीं है। समझ गए। जो भी आप अभी चला पा रहे हैं, सिस्टम लगने के बाद भी चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका रिड्यूस हो जाएगा इस केस में, ऑन ग्रिड के केस में। ठीक है। सर एक क्वेश्चन रहता है कि सोलर से एसी चलेगा या नहीं, आप कैसे एक कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं? सर मैं ये कहना चाहूंगा, ऑन ग्रिड सिस्टम में एसी चलने का सोलर से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप एक एसी पहले भी चल रहा है तो अभी भी चलेगा। बस ये है कि पहले एसी चलाने के बाद जो प्रति घंटे 2 यूनिट 1.5 यूनिट आपका बिल आ रहा था महीने, अगर आपने हर दिन 10 घंटे एसी चलाया तो 20 यूनिट आपका बिजली का बिल आ गया। सोलर लगाने से क्या हो गया, आपने एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया, बिजली का बिल जो 20 यूनिट आ रहा था वो घट के 2 यूनिट पे रह जाएगा। ओके। चलने का उससे कोई लेना देना नहीं है, एसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो सर एक चीज बताइए अब ओवरऑल हम बताते हैं कि सोलर की बेनिफिट्स क्या है, क्या होम ओनर को आप क्या बताना चाहते हैं? होम ओनर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं, लाइट तो उनके पास है ही है ऑलरेडी, हाँ, और उसका वो हर महीने पे कर रहे हैं। ठीक है। टाइम टू टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं। कहीं कोयला महंगा हो गया, कोई कम हो गया। अभी देख रहे हैं कि कोयले का कमी हो गया तो बिजली का रेट बहुत बढ़ गया। सही बात है। या कंपनी घाटे में चली गई तो रेट बढ़ा दिया। हाँ। और आने वाले समय में बढ़ना ही है इसको। लेकिन अगर आप आज की तारीख में सोलर लगा लेते हैं सिस्टम अपने घर पे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रति महीने इससे आपकी जो बिजली का बिल आप डिपार्टमेंट को पे दे रहे हैं, सालों साल देते ही रहेंगे। 20 साल 50 साल बाद भी पता लगा कि आपको हर महीने का 5,000 का बिल देना ही है। अच्छा। लेकिन ये सिस्टम आपने लगा लिया तो कल से आपका बिजली का बिल देने का सिस्टम तो खत्म हो गया। सही। जो भी पैसा आपने लगाया 4 साल में या मैक्सिमम 5 साल में सारा आपके पास वापस आ गया। ओके। जितना पैसा आप अभी बिजली में डिपार्टमेंट को हर महीने पे कर रहे हैं, आप एक छोटा 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लीजिए और हर महीने 3,000 रुपए की या 4,000 रुपए की आरडी खोल दीजिए बैंक में। ओके। और आरडी जमा करते रहिए। ये बैंक वाला आप बात बताए हैं, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन करते हैं, सोलर से बढ़िया है बैंक में जमा करवा देना। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आप होम ओनर खुद लगाए हैं, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। बैंक में आप कहीं डिपॉजिट करा लीजिए, 5% 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। ओके। 10 साल में आपका पैसा 10 साल में भी अब डबल नहीं हो रहा है, 11 साल के आसपास ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। हमें सर इसको समझाइए, 3 लाख रुपया हम सोलर में लगा रहे हैं जी, और 3 लाख रुपया बैंक में रख रहे हैं, हमें फायदा किसमें मिलेगा? ये आप देखिए, 3 लाख रुपया आज की तारीख में आप बैंक में रख दीजिए, 25 साल बाद जा करके वो आपके पैसे 12 लाख रुपए हो जाएंगे। समझ गए।
12 साल में 3 लाख का 6 लाख हो गया, अगले साल में 6 लाख का 12 लाख हो गया। ठीक है। अगर करंट इंटरेस्ट रेट किससे काउंट कर रहे हैं तब, हाँ। क्योंकि क्या है, इंटरेस्ट रेट भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। समझ गए। लेकिन आज के रेट में है, तो आज के रेट के हिसाब से 25 साल में पैसा आपका 3 लाख का हो गया 12 लाख। समझ गए। अब अगर आज की तारीख में आपने अभी 3 लाख रुपए लगाए, तो आपको हर महीने 5,000 रुपए की सेविंग होनी है। 5,000? हाँ, तो मतलब साल के 60,000 ऑलमोस्ट। ओके, ठीक है। अब आप 60,000 रुपया, और वो भी अगर आप 3,000 रुपए का एक बैंक में आरडी खोल लीजिए और करंट रेट में 8% उसका इंटरेस्ट रेट है ऑलमोस्ट, तो आप सोचिए कि 60,000 रुपए 25 साल में कितना हो गया? 15 लाख तो यूं होगा जो आपने डिपॉजिट किए। अच्छा। अभी इंटरेस्ट हमने नहीं जोड़ा। 60,000 रुपया साल भर का हम जमा कर रहे हैं, 25 साल में जोड़िए तो कितना हो गया? 15 लाख। वहां आपको मिल रहा था 12 लाख, 12 लाख विद ब्याज के साथ। तो 15 लाख के आप आरडी का इंटरेस्ट जोड़ लीजिए सिर्फ, तो वो 15 लाख बढ़ के आपके हो जाएंगे करीब 30 लाख रुपए। समझिए, मतलब यहाँ पर 12 लाख मिल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन करते हैं वो क्लियर हो गया होगा उनको। हाँ, वहां 12 लाख हो रहा है, यहाँ आपका वही पैसा 30 लाख हो जा रहा है। सर, अब हमें बताइए कि मार्केट में कंफ्यूजन है और अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं कि बढ़िया सोलर पैनल और कम बजट वाला सोलर पैनल, ये कैसे आप मैनेज करते हैं कस्टमर की क्वेरी को? पैनल है बजट का। जो जब सोलर का सिस्टम शुरू हुआ तो पहले शुरू में जो पहले के पैनल आए, वो उसमें जो सेल यूज होता था वो मल्टी क्रिस्टलाइन सेल यूज हो रहा है, तो उसमें क्या है, उसका एफिशिएंसी कम है। धीरे धीरे उसमें फिर रिसर्च हुआ, प्योर क्रिस्टल यूज करने लगे सिलिकॉन के, तो उसका एफिशिएंसी बढ़ा। फिर उसके बाद पहले जो आते थे पैनल वो 3 बस बार में आ रहे हैं, फिर 5 बस बार में आ रहे हैं, फिर 9 बस बार में आने लगे, तो उसका एफिशिएंसी बढ़ता चला गया। जैसे आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, अच्छा। ये इस समय का बिल्कुल लेटेस्ट पैनल है जो इंडिया में यूज हो रहा है। और ये पैनल क्या है, जो मैं बोल रहा था कि ये एक शेल है और ये प्योर सिलिकॉन से बने हुए सेल हैं, और ये जर्मनी से इंपोर्ट हो रहे हैं। और इसमें देखिए ये आप ऐसे लाइन से देख रहे हैं, ये बस बार हैं, इन्हीं के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट हो रहा है, इन वायर के थ्रू होते हुए पीछे हमारे जंक्शन बॉक्स में जा रहा है, वहां से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो आप वो कॉस्ट वाइज देखेंगे तो लगभग बराबर है, मतलब कॉस्ट वाइज ये महंगा है जो टेक्नोलॉजी है, और वो जो मिक्स वाली है वो सस्ती है, लेकिन प्रोडक्शन वाइज आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम मिलेगा। सेम ऐसा मिलेगा, यूं समझिए 1 किलोवाट का जो सिस्टम है, जो बेसिक टेक्नोलॉजी वाले पैनल के साथ यूज हो रहा है, उसका जनरेशन है लगभग 4 यूनिट पर डे। ठीक है, 1 किलोवाट 4 यूनिट पर डे। और जो ये सोलर सिस्टम की पूरी जानकारी यदि लखनऊ के पास के आसपास के कोई है जो वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं कि इसकी पूरी एक्सपीरियंस, हम प्रोडक्ट का, सर्विस का, बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो कहां से मिलेगा? किसी को भी घर में सिस्टम लगाना है या वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि जो बातें होती हैं उससे चीजें क्लियर नहीं होती हैं। सही बात है। तो जब चीजों को आप होते हुए देखेंगे कि यहाँ सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट करिए और वहां पे आपको पूरा सिस्टम डेमो में लगा हुआ मिलेगा, माइक्रो इन्वर्टर के साथ भी और स्ट्रिंग इन्वर्टर के साथ भी। दोनों में क्या डिफरेंस है और सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नेट मीटरिंग के थ्रू हमारा यूनिट एडजस्ट हो रहा है, कैसे हम सिस्टम को पैनल लेवल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो वो चीजें आपको जब वहां आप आएंगे हमारे ऑफिस में, तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। जो भी आपके क्वेरीज हैं या जो और आपके सवाल हैं, वो आप पूछ करके उनको फुलफिल कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस है यहाँ इंदिरा नगर में, जो मुंशी पुलिया का मेट्रो स्टेशन है, उसके जस्ट 500 मीटर की दूरी पे है, जिसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां पे जा करके फोन से या ईमेल से या व्हाट्सएप पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं और जा करके इन चीजों को फिजिकली देख सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अलग अलग तरीके के पैनल वहां पे आपको मिल जाएंगे, तो उसको भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि क्या वहां है। सर, एक चीज बताइए, वहां जो इलेक्ट्रीशियन है या रियल एस्टेट में जो बिल्डर काम कर रहे हैं, वो सोलर के बारे में उनको बहुत कुछ पता नहीं है। जी बिल्कुल। तो उनको कैसे हेल्प मिलेगा? आप उनके लिए कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं? उनके साथ ये है कि जब भी कहीं वो अपना प्रोजेक्ट
कहीं कोई लॉन्च कर रहे हैं। सिटी एरिया में तो ऑलमोस्ट जो अथॉरिटीज हैं वही अपना प्रोजेक्ट बनाती हैं। ठीक है। आप जब जैसे ही उस अथॉरिटी के दायरे से बाहर जा रहे हैं, वहां कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप डेवलप कर रहे हैं अपना लैंड, एक नॉर्मल अगर आप 100 गज का कोई प्लॉट बेच रहे हैं तो 30 लाख 35 लाख में प्लॉट बिक रहा है। उसके बाद फिर उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 15 लाख 20 लाख रुपए आप उसको कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट 60 लाख रुपया 50 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक घर के लिए। ठीक है। और देखिए उस घर के लिए जो भी ओनर है या जो लोग खरीदने वाले हैं, हाउस लोन होम लोन ले रहे हैं बैंक से। हाँ। आप 60 लाख में 20 लाख रुपया या 15 लाख रुपया उन्होंने लगा दिया, 40 लाख का होम लोन ले लिया। ठीक है। ये सारा सिस्टम होने के बाद भी अब उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अलग से। सही बात। उसका बिल भी उनको हर महीने पे करना है। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप जहां आप 60 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, एक उसमें 3 लाख रुपया या 3.5 लाख रुपया उसमें और जोड़ लीजिए, 60 की बजाय 63 हो जाए वो। अब क्या है, आपकी अपनी बिजली। ठीक है। अपनी बिजली आप खुद बना रहे हैं, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। ओके। और एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है, बाद में तो कुछ इसमें होना नहीं है। तो ऐसे एरिया जहां पे लाइट भी नहीं है और दिक्कत है, उनको अपना घर भी बेचने में दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर इस फैसिलिटी के साथ वो अपना घर लॉन्च कर रहे हैं तो लोगों को अच्छा लगेगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने हैं और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई ऐसी जगह में। अच्छा सर, ये तो हो गया रियल एस्टेट के लिए मैसेज दिए हैं। जो इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? इलेक्ट्रीशियन जो भी हैं वो ऐसा है कि चूंकि वो काम कर ही रहे हैं और उनके पास अगर कोई इंक्वायरी आता है, कोई खबर आता है इस तरीके का कि भाई हमको यहाँ लगाना है, सोलर तो है नहीं, और चूंकि वो इलेक्ट्रीशियन है तो लाइट का सारा काम उसको करना ही है, तो वो क्या करता है, वो हमारे साथ एज ए डीलर जुड़ जाए। तो उसमें क्या है कि हमसे प्रोडक्ट लेगा, उसको डीलर प्राइस पे उसको जो भी सामान मिलेगा और प्लस वो जाके उनका इंस्टॉलेशन का काम करेगा। ऑलरेडी वो काम कर ही रहा है, तो इसमें उसका बिजनेस भी उसका और बढ़ जाएगा। सही बात है। और जो उसका एंड कस्टमर है उसको भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा। ये तो तीनों लोगों सबका इसमें बेनिफिट है। और प्लस अपना एक आसपास साफ सुथरा वातावरण जनरेट कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सबका इसमें हिस्सेदारी है। जो कंपनी है वो जो पैनल बना रही है, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कोई डीलर बन रहा है, जो एंड यूजर है वो भी इस जो हमारा जर्नी है इसमें सहयोग कर रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक साफ सुथरा पर्यावरण दे के जाएगा। आज जो इलेक्ट्रीशियन ये वीडियो देख रहे हैं उनको हम एक मैसेज देना चाहते हो हम अपने साइड से कि घर में इलेक्ट्रीशियन का काम जिस दिन लिंटर पड़ता है उसी दिन से चालू हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन यदि वो सोलर रेडी होम नहीं डिजाइन कर रहे हैं तो बाद में इंस्टॉलेशन करने में काफी डिफिकल्ट होती है, खासकर हाउस वायरिंग का काम जो घर के लुक को अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार सोलर के बारे में सोच के हाउस वायरिंग करें, सो बाद में किसी भी ना होम ओनर को दिक्कत हो, ना सोलर इंस्टॉलर को दिक्कत हो, ना इलेक्ट्रीशियन को दिक्कत हो। सो थैंक यू सर, बहुत सारे जानकारी लखनऊ के बारे में मिला।